Hope everyone is doing great. This is Sonia Setia, your accounts and eco tutor. Again, I'm here in front of you with part number 3 of chapter 1, class 11th, accounts, right? So, two parts we have seen already. Number 1 was meaning and features of accounting, and number 2, we have covered objectives of accounting, right? Today, we are moving ahead with our part number 3, that is functions of accounting. तो आपको अगर कुछ भी इश्यू आता है, कुछ डाउट रहता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. डेफिनेटली आई ट्राई टू रिप्लाई योर क्वेरीज. सो लेट्स स्टार्ट देन. Functions of accounting and limitations of accounting. So hope screen is visible to all of you. So this is part number 3. Again, I am repeating part number 3, class 11, financial accounting, chapter number 1. The name of the chapter is Introduction to Accounting. So we are starting with the functions of accounting. तो functions of accounting क्या हो सकते हैं? Functions of accounting में आपको करना है कि अकाउंटिंग का मेन जो है काम क्या है, मोटिव क्या है, अकाउंटिंग का रोल क्या है, क्या अकाउंटिंग को काम करने हैं, क्या अकाउंटिंग को फंक्शंस करने हैं. तो इसका हमारा रहने वाला है. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई एम ओपनिंग स्लाइड नंबर 1. गिव मी अ सेकंड. या तो अगेन आई एम टेलिंग कि मैंने सबके आपके लिए शॉर्टकट्स बना के रखे हैं ताकि आपको जो पॉइंट्स हैं, जो हेडिंग्स हैं, उनको मेमोराइज करने में या उसको दिमाग में रखने के लिए कोई दिक्कत ना आए. तो फर्स्ट वी हैव पॉइंट नंबर 1, वी हैव मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. बट उससे पहले एक शॉर्टकट हम देख लेते हैं. एमपी एमसीए मीन्स जो हमारे एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसको आप कहते हो. सपोज दिस वी आर टेकिंग, जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल कि जो हमारे एमपी है वो एमसीए है, राइट? मतलब वो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी उन्होंने डिग्री कर रखी है. तो एमपी एमसीए. तो इसमें क्या रहने वाला है कि फर्स्ट हमारा रहने वाला है कि अकाउंटिंग को क्या करना है. अकाउंटिंग को मेंटेन करना है सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. अकाउंटिंग का फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि अकाउंटिंग क्या करेगी? सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाएगी, राइट? सिस्टमैटिक अकाउंटिंग अगर रिकॉर्ड्स बना लेते हैं हम अकाउंटिंग के थ्रू, तो उससे क्या होगा? हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हम अच्छे से बना पाएंगे, राइट? तो सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रेपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट? तो अगर हमने सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी बना लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हमने बना लिया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम अपनी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी अच्छे से मीट आउट कर पाएंगे. अगर ये दोनों स्टेप हमने कर लिए कि हमने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन कर लिया और उसको उससे उसके थ्रू हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज यू नो ट्रायल बैलेंस आ जाता है, इनकम स्टेटमेंट आ जाती है, बैलेंस शीट आ जाती है. तो ये भी हमने बना लिया, ठीक है? तो उसके बाद ये हमारी किस चीज में हेल्प करने वाले हैं, राइट? तो आप अपनी जो लीगल रिक्वायरमेंट्स है इससे वो भी मीट आउट कर पाओगे. पॉइंट नंबर 3 हो जाएगा आपका मीटिंग लीगल. एम से मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट. फर्स्ट से हो गया आपका मेंटेनिंग सिस्टम, एम से मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. और सेकंड क्या हो जाएगा आपका? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. और थर्ड एम से क्या हो जाएगा आपका? मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स. अब हमने हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से हमने अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी मीट आउट कर पाएंगे. लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या होती है? जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, आपका जीएसटी डिपार्टमेंट है, वो आपकी टैक्स कैलकुलेशंस करेगा कंपनी ने कितना बिजनेस में अपने जो है प्रॉफिट अर्न किया और कितना बाकी सारे एक्सपेंसेस लगा के आपके पास कितना प्रॉफिट बचा, उसके अकॉर्डिंग आपकी कैलकुलेशन होती है किसकी?
इनकम टैक्स की, जीएसटी की, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की। तो अकॉर्डिंगली हमने अपनी लीगल रिक्वायरमेंट भी मीट आउट कर ली। अब सी से क्या है? सी से है आपका कि आप ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट भी हमने करनी होती है हमने हमारे यूजर्स को, राइट? सो दिस सी इज फॉर कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। तो यूजर्स हम अच्छे से कर चुके हैं कि यूजर्स में क्या क्या आता है। एक्सटर्नल यूजर भी आते हैं, इंटरनल यूजर भी आते हैं, राइट? तो एक्सटर्नल में कौन से होते हैं आपके? एक्सटर्नल में लाइक बैंक्स हो गए, है ना, आपके जो मनी लेंडर्स है वो हो गए, आपके सप्लायर्स हो गए, और रिसर्चर्स हो गए, आपकी टैक्सेशन अथॉरिटीज हो गई। और इंटरनल में कौन कौन से हमने किया था कि मैनेजमेंट आ जाती है, एम्प्लॉयज आ जाते हैं, ओनर आ जाता है। तो ये सारे क्या है आपके इंटरनल यूजर्स हैं जिनको मैनेजमेंट है, जिसको कि इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि वो क्विकली सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड कर पाए, अपना फोरकास्टिंग कर सके, और जो टाइमली है डिसीजन मेकिंग कर पाए, राइट? तो ये स्टेप भी हमने कर लिया कि हमने हमने कम्युनिकेट करनी है सी से, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, राइट? लास्ट ए क्या है? लास्ट ए से आपका क्या है? असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, ठीक है? तो हमने मैनेजमेंट को भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, असिस्ट करती है ताकि वो जो अपने डिसीशंस ले पाए, फ्यूचर की प्लानिंग कर पाए, बजटिंग कर पाए, और इम्प्रूवमेंट्स कर पाए, अपना जो स्वॉट एनालिसिस है वो कर पाए, राइट? तो मैनेजमेंट को भी ये इंफॉर्मेशन असिस्ट करेगी। तो अगेन एक बार हम इसको समझ लेते हैं कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो क्या क्या बन रहे हैं इससे। तो एम से मेंटेनिंग सिस्टमेटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, पी से क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एम से क्या है? मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट्स, एंड सी से क्या है? कम्युनिकेटिंग this accounting information to the users, and A से क्या है? Assistance to the management. Hope it's clear to everyone, right? So we are moving towards point number one, maintaining systematic records, systematic accounting records. तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं? The primary function of accounting is to maintain systematic accounting records of financial transactions following the accounting rules, प्रिंसिपल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। तो हमें क्या करना है? अकाउंटिंग का जो वो कहता है कि प्राइमरी फंक्शन क्या है? प्राइमरी मींस द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का? कि हमें सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाने हैं। सिस्टमैटिक आप कैसे बनाओगे? फर्स्ट यू नीड द बिल्स, रिसीट्स, वाउचर्स, एवरीथिंग, जिसके बेसिस पे, जिसके एविडेंस के बेसिस पे आप जो है उन ट्रांजेक्शन्स को अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करोगे, जर्नलाइज करोगे, जर्नल एंट्रीज करोगे, राइट? एंड उसके बाद आप क्या बनाने वाले हो? उसके बाद आप उन जर्नल एंट्रीज से लेजर पोस्टिंग करने वाले हो, डिफरेंट सेपरेट अकाउंट्स बनाने वाले हो, जिसमें हमने किया था क्लासिफिकेशन, राइट? लेजर अकाउंट्स क्लासिफाई करने वाले हो, ठीक है? उसके बाद हमने क्या किया? उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस भी बनाना है, जो कि आपका आ जाएगा उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ऑन द बेसिस ऑफ बिल्स, on the basis of some evidence, you are going to record these financial natured transactions in your books of account. तो उसके लिए आपको सर्टन रूल्स जो है मेंशन किए गए हैं अकाउंटिंग में, सर्टन प्रिंसिपल्स मेंशन किए गए हैं, जो कि अभी आपका चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर में सॉरी आने वाला है, कि क्या कहते हैं फाइनेंशियल रूल्स रेगुलेशंस क्या हैं। क्या हर कोई कंपनी अपनी मर्जी से अकाउंटिंग करने बैठ जाती है कि कोई भी मेथड लगा देगी, कुछ भी कर देगी? नो, दैट इज नॉट द राइट वे। हर एक कंपनी को कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग, रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग जो है अकाउंटिंग करनी पड़ती है। तो वो प्रिंसिपल्स, वो कॉन्सेप्ट्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे ताकि हम जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो बना पाए। तो अकाउंटिंग क्या करती है? एक फर्स्ट फंक्शन क्या परफॉर्म करती है कि ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाती है, फॉलोइंग और बाय अडॉप्टिंग certain accounting rules and regulations, principles and concepts. Hope it's clear, right? तो फर्स्ट पॉइंट हमने कर लिया
अब हम मूव करेंगे टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट। या हियर वी गो। सो सेकंड पॉइंट वी हैव प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अभी हमने देखा था कि सेकंड पॉइंट में हम क्या करने वाले हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने वाले हैं। द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग is to prepare financial statements or final accounts at the end of the accounting period to determine the profit earned or loss incurred। यहां तक एक बार देखो आप कि नेक्स्ट फंक्शन क्या है अकाउंटिंग का, कि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं। उसको आप फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बोलते हो, एज यू आर कंफर्टेबल। और ये क्या है आपका एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड क्या है आपका, जो फाइनेंशियल ईयर है वो शुरू कहाँ से होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है और एंड्स ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो आपको 31 मार्च पे ये फाइनल अकाउंट्स आपके रेडी होने चाहिए, राइट। तो जिसमें आप क्या क्या बनाते हो, मेनली यू मेक इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। तो इनकम स्टेटमेंट आप बनाओगे जिससे आपको प्रॉफिट अर्न किया फर्म ने या लॉस इंकर किया, ये यू विल गेट टू नो, राइट। तो क्या कह रहा है वो, डिटरमिन द प्रॉफिट अर्नड और लॉस इंकर्ड एंड द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन। कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल हेल्थ आपको कहाँ से पता चलती है, वो आपको पता चलती है बैलेंस शीट से। तो उसको आप फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हो, बैलेंस शीट को। सो दिस includes an income statement and the balance sheet. Both statements are important for all the users to make the decisions. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स वो कहता है कि यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बेसिस पे जो यूजर्स हैं, यूजर्स हमने कर चुके हैं जिसमें कि मेन इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। तो इन्वेस्टर्स जो है वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। तो वो किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, वो आपकी इनकम स्टेटमेंट को सामने रखेंगे, राइट, और अब आपकी बैलेंस शीट को सामने रखेंगे, जिससे वो डिसाइड करेंगे सब चीजें चेक करके कि वेदर दे शुड इन्वेस्ट इन योर कंपनी और नॉट। तो ये कौन करता है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना किसका काम है, वी मेक दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकाउंटिंग, राइट। तो होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स पॉइंट नंबर 3, राइट। यस, तो पॉइंट नंबर 3 वी हैव मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि जो ये हम ऐसे ही नहीं बनाते हैं, कोई भी कंपनी ऐसे ही नहीं बनाती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उनको हर चीज के लिए ये बनानी पड़ती है। ये ओनर को भी देखनी है, ये मैनेजमेंट को भी देखनी है, ये एम्प्लॉयज को भी देखनी है, ये पब्लिकली भी आपको पब्लिश करनी है। आप रिलायंस की कोई भी जो ईयर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उठा के देख लो, नेट पे आपको मिल जाएंगी, क्योंकि उनको उनका ये ड्यूटी है, उनको ये पब्लिश करनी पड़ती है ताकि पब्लिक देख पाए, उनको पता चले कि जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। और उसके लिए क्योंकि ये हमें बनानी पड़ती है, क्योंकि लीगल रिक्वायरमेंट्स भी हमें मीट करनी है, क्योंकि हमें गवर्नमेंट को या हमें जो जीएसटी डिपार्टमेंट है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनको ये शो करना पड़ेगा विद प्रूफ दैट कि इतने हमारी इनकम्स है, इतने हमारे एक्सपेंसेस है और ये हमारा प्रॉफिट है, जिसके बेसिस पे वो कैलकुलेट करेंगे आपका टैक्स, राइट। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड। और अगर, हाँ एक चीज और, अगर आपको कहीं कोई इशू आता है, कंपनी का किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो ये एज अ एविडेंस काम करती है कोर्ट में, राइट। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर एक्सेप्टेड एज एविडेंस बाय द court of law if maintained systematically following the accounting rules, principles and concepts। तो अगर कहते हैं कि आपने सब कुछ जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स है वो फॉलो करके बनाया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, अकॉर्डिंग टू द लॉ बनाया है, तो आपका ये काम करेंगी एज द एविडेंस इन द कोर्ट ऑल्सो, राइट। Besides the Companies Act, Income Tax Act, GST Act requires submission of returns in the form and period as prescribed in these laws
Thus, this is the function of accounting to meet the legal requirement. तो हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी हमसे मांगेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी से, हमारा जीएसटी डिपार्टमेंट भी मांगेगा, राइट। कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग भी हमें ये बनाना जरूरी है, लीगली ये बनाना जरूरी है। तो ये अगर हम बनाते हैं, ये अकाउंटिंग का फंक्शन अगर हम परफॉर्म करते हैं अच्छे से, तो अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स को भी हम मीट आउट कर पाएंगे, राइट। गॉट इट। So next point we have fourth, communicating the financial information. तो अभी हमने अपनी लीगल रिक्वायरमेंट्स भी मीट आउट कर ली। अब हम और क्या कर सकते हैं, हम इस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर सकते हैं टू द यूजर्स। यूजर हम बार बार कर चुके हैं कि यूजर क्या है आपके, इंटरनल यूजर एंड एक्सटर्नल यूजर, जिनको ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। So communicating the financial information, fourth point, it's another function of accounting to communicate the financial information to the users, which may be internal users or external users, such as management, bank, employees, and the government authorities. तो ये हम देख चुके हैं कि हमारे users में क्या क्या आ जाता है। इंटरनल में मैनेजमेंट आ जाती है, ओनर आ जाते हैं, एम्प्लॉयज आ जाते हैं, राइट। और एक्सटर्नल में हमारे बैंक्स आ जाते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज आ जाती हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आ जाता है, जीएसटी डिपार्टमेंट आ जाता है, इन्वेस्टर्स आ जाते हैं, बैंक्स आ जाते हैं, आपके क्रेडिटर्स आ जाते हैं। ये सब क्या है, आपके एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो ये इंफॉर्मेशन अगर हम अच्छे से बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो ये हम कम्युनिकेट भी कर पाएंगे अपनी यूजर्स को, राइट। सो दिस इज द फोर्थ फंक्शन। होप इट्स ऑल्सो क्लियर। एंड नंबर 5 is the last point of functions of accounting, that is assistance to the management. अब मैनेजमेंट को ये असिस्ट कैसे करेगी? मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच इज गिवन बाय द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट इन फॉर्म ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। तो मैनेजमेंट जो है वो कंपनी की, दैट इज द डिफरेंट थिंग, राइट। मैनेजमेंट एक चीज है और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट एक चीज है। ये है हमारा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। ये इंफॉर्मेशन किसको जाके देगा? ये देगा मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन, ठीक है। मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन चाहिए क्योंकि उनको डिसीजन मेकिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, आगे के लिए बजटिंग करनी है, ताकि वो और अच्छे से बेटर रिजल्ट लेके आ पाए कंपनी के। तो अकाउंटिंग जो डिपार्टमेंट है वो इंफॉर्मेशन किसको देगा? वो मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन डिलीवर करेगा टाइमली, ठीक है, ताकि मैनेजमेंट जो है अपना डिसीजन मेकिंग टाइमली कर पाए। So, in form of accounting records, it helps the management in decision making. It also helps the management in protecting and controlling the assets. तो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ये भी बताएगा मैनेजमेंट को कि हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, क्या क्या एसेट्स हैं, उनको क्या क्या रिपेयर चाहिए, कितना उनका डिप्रिसिएशन है, कब एसेट्स को रिप्लेस करना है, ताकि जो मैनेजमेंट के, अगर मैनेजमेंट के पास इंफॉर्मेशन होगी, राइट, तो मैनेजमेंट क्या है, अपने एसेट्स को वो प्रोटेक्ट करके भी रख पाएगा और कंट्रोल भी उसका उस पर रहेगा। उसके पास सारी जो जानकारी है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास रहेगी कि कितने एसेट्स हैं, कितनी प्लांट एंड मशीनरी है हमारे पास, कितना लैंड एंड बिल्डिंग है, कितने इक्विपमेंट्स हैं, कितने कंप्यूटर्स हैं, कितने व्हीकल्स हैं, कितना स्टॉक है, कितने डेटर्स है, कि क्या गुडविल है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास जाएगी, तो मैनेजमेंट उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा। होप इट्स ऑल्सो क्लियर। तो दीज वर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। तो नाउ वी आर मूविंग, इसी वीडियो में मूव करते हैं हम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग के साथ। लिमिटेशंस क्या है? तो लिमिटेशंस है अकाउंटिंग की कुछ। हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे एक कॉइन होता है उसके भी दो साइड्स होते हैं, राइट। तो वैसे ही अगर अकाउंटिंग के कुछ जो फीचर्स हैं हमारे पास, कुछ अच्छे अच्छे फंक्शन वो परफॉर्म करती है, उसका दूसरा जो साइड है वो कुछ हमें अनफेवरेबल भी दिखता है, कुछ उसके डीमेरिट्स भी दिखते हैं हमें।
लिमिटेशंस भी दिखते हैं हमें, तो वो भी हमें इसमें कवर करना है। आपको ये भी बताना है कि अकाउंटिंग के अच्छी चीजें क्या है, हमने बता दिया। अब आप बताने वाले हो कि इसकी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, वो भी आप देखोगे। तो इसका भी हमने एक शॉर्टकट बनाया है, यू 4 टाइम्स ए, यू ए, यू 4 टाइम्स ए। तो हम यू वाला जो पॉइंट है वो सेकंड पे मैंने आई थिंक रखा है, वो पहले करेंगे हम। बाकी ए वाले पॉइंट्स हम बाद में करते हैं। तो यू से क्या है आपका, यू से है आपका अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, कि अकाउंटिंग आपको अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन भी देता है। और सेकंड ए से आपका क्या है, अकाउंटिंग जो है फुली एग्जैक्ट नहीं होती, राइट। और थर्ड, सेकंड जो ए है वो क्या है, अकाउंटिंग जो है इग्नोर करता है आपके प्राइस लेवल चेंजेस को, ठीक है। और थर्ड ए क्या कहता है आपका, कि अकाउंट जो है इग्नोर करता है आपका क्वालिटेटिव एलिमेंट, राइट। और फोर्थ जो लास्ट ए है आपका वो क्या है, अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग, ठीक है। तो हम ये सेकंड वाला पॉइंट एक बार यू वाला वो पहले ले लेते हैं, फिर हम सारे ए वाले पॉइंट्स लेंगे, राइट। तो या हियर वी गो, just a second, yeah। सो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो रिलायबल नहीं होती, कई बार वो अनरिलायबल हो जाती है, अनरियलिस्टिक हो जाती है। अनरियल मीन्स रियल इंफॉर्मेशन, अनरियल मीन्स कि वो रियल नहीं है, ठीक है। तो although accounts are prepared following the principles of accounting, हालांकि वो कहता है कि हमने बनाए हैं, हमने सारे प्रिंसिपल्स को, रूल्स रेगुलेशंस को, कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करके ही रिकॉर्ड्स बनाए हैं, बट इट्स बेस्ड on some unrealistic concepts also. For example, assets are recorded on their cost and depreciated over their useful life, but sometimes assets may not be realized at their book value. ये क्या कॉन्सेप्ट है, कि हम जो है बैलेंस शीट में अपने एसेट्स को हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, जितने में हमने खरीदा था। तो एसेट्स जो है ईयर ऑन ईयर, चाहे 10 साल हो गए, उसी कॉस्ट पे ही आपको शो होता रहेगा। बट होना क्या चाहिए, क्योंकि जो मनी की वैल्यू है वो तो चेंज होती रहती है ना, कि आज आज अगर मेरी एक बिल्डिंग है, मेरे पास मेरा हाउस है, वो सपोज 1 करोड़ का है, 10 साल बाद क्या हो जाएगा, आफ्टर 10 ईयर्स वो 2 करोड़ का भी हो सकता है, 3 करोड़ का भी हो सकता है, राइट। उसमें चेंजेस आ सकती है ना, तो वो अप्रिसिएशन हो सकता है उसमें, राइट। तो हम क्या करते हैं, मैं जो उस हाउस को या उस बिल्डिंग को उसी 1 करोड़ पे, 1 करोड़ पे, 1 करोड़ पे ही शो कर रही हूँ हर साल बैलेंस शीट में। तो वो कहता है कि दिस इज नॉट रियल, राइट। कि जो प्राइस लेवल चेंजेस है, आगे हम करेंगे, जो मेन पॉइंट है इसका प्राइस लेवल चेंजेस है उनको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। और कुछ जो कॉन्सेप्ट्स हैं इसके जो है रियल नहीं होते, मतलब हम कुछ एस्टिमेशंस भी लेके चलते हैं। एस्टिमेशंस इन द सेंस कि हम जो एसेट्स की लाइफ है वो अपने आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये 10 साल चलने वाली है या 5 साल चलने वाली है। तो एक एस्टिमेशन लेते हैं हम यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट का, जिसके अकॉर्डिंग हम डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते जाते हैं, राइट। तो इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो कहते हैं ये रियल नहीं होती, मतलब रियल इन द सेंस कि हम वो कॉस्ट पे शो करते रहते हैं। हो सकता है कि जो डेप्रिसिएशन के बाद हम बुक वैल्यू दिखाते हैं, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू जो हम बैलेंस शीट में हर साल दिखा रहे हैं, तो हो सकता है वो 5 साल बाद मेरी रियलाइज ना हो, राइट। कि वो कम पे रियलाइज हो या वो ज्यादा पे रियलाइज हो। तो वो इस चीज के रिगार्डिंग बोल रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है अकाउंटिंग में। होप इट्स क्लियर। तो अकाउंटिंग ने देखो जो है बैंडेड या ब्लाइंड फोल्ड कर रखा है अपनी आंखों को कि वो जो चेंजेस है उसको इग्नोर करता है, जो मनी में या प्राइस में चेंजेस आती है उसको इग्नोर करती है अकाउंटिंग। तो फर्स्ट पॉइंट अब कर लेते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा यू वाला, राइट। अब हमारे ए वाले पॉइंट्स जो है वो शुरू हो रहे हैं, ए वाले।
तो फर्स्ट क्या है, अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट. Although all the transactions are recorded based on the bills and receipts, some estimates are also made for ascertaining profit or loss. For example, estimating the useful life of asset, providing for the doubtful debts. वो इसमें क्या कह रहे हैं कि हमारी जो हम although वो कहते हैं कि we record on the basis of bills and all the evidence on the basis of all the receipts, vouchers, उसके according हम सॉरी वो रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स में, राइट. बट कई बार क्या होता है कि हम जो यूज एस्टिमेशंस लेते हैं, अभी जो हमने बात की कि जो एसेट की लाइफ है वो हम खुद एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये 5 साल चलने वाली है या 10 साल चलने वाली है, तो डिपेंड करता है कि क्या बिजनेस उसको कैसे ले रहा है. और कई बार एक चीज और होती है कि आपको जो पीडीडी है वो खुद ही आप डालते हो, मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. डेटर्स क्या होते हैं, जिनसे आपको पैसे देने हैं, द पर्सन हु ओ मनी टू द बिजनेस, राइट, जिनको बिजनेस को पैसे देने हैं. सपोज मैं एक बिजनेस हूं, आपने मेरे पैसे देने हैं, राइट, क्योंकि मैंने आपको क्रेडिट पे सामान बेचा था, तो आप क्या बन गए, मेरे डेटर बन गए. तो हो सकता है, मुझे ये लगता है, बिजनेस को ये लगता है समटाइम्स कि जो आप हो वो आप मेरे पैसे जो है मार सकते हो, मुझे वो नहीं हो सकता है मिले पूरे, आप मुझे ना दो, राइट. तो मैं उसके लिए एक प्रोविजन, एक रिजर्व अभी से ही बना के चलती हूँ अकॉर्डिंग टू द प्रूडेंस प्रिंसिपल, कि जो लॉसेस हैं या आपके जो रिस्क हैं उसको आप अभी रिकॉर्ड कर लो. तो मुझे लगता है कि आपने सपोज 20,000 मेरे देने हैं, और मुझे लगता है कि शायद 5,000 जो है मेरा बैड डेट्स हो जाए, आप मुझे ना दो. तो वो मैं क्या करती हूँ, उसके लिए मैं एक पीडीडी बना के चलती हूँ, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स. हो सकता है मैं 10,000 का बना लूँ, 15 का बना लूँ. तो ये क्या है, आपके जो प्रॉफिट्स को कम शो करेगा और आपका टैक्सेशन कम शो करेगा. तो इससे ये है कि अकाउंटिंग जो है कुछ एस्टिमेशन को लेके चलती है, जिसके कारण हमें जो क्लियर पिक्चर है एक बिजनेस की वो नहीं मिल पाती, राइट. होप इट्स क्लियर. एंड थर्ड पॉइंट वी हैव अकाउंटिंग इग्नोर्स द इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस. अभी हमने डिस्कस किया कि हम प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करके चलते हैं, कि हो सकता है मेरे जो एसेट्स में एप्रिसिएशन आने वाला हो कमिंग ईयर्स में, हो सकता है मुझे कम वैल्यू रियलाइज, मैं बेचूं तो कम मिले. तो उसको जो है इग्नोर करती है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड at historical cost, but the value of money changes frequently, as we discussed earlier. कि जैसे हमने डिस्कस किया कि हम एक कॉस्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जिस पे हमने खरीदा, वही हम जो बैलेंस शीट में वैल्यू है वही डाल के चलते हैं. तो वो मनी वैल्यू को अकाउंटिंग जो है इग्नोर करती है, राइट. बट मनी की जो वैल्यू है वो कहते हैं फ्रीक्वेंटली चेंज होती रहती है. इट डजेंट रिमेन स्टेबल. मनी की जो वैल्यू आज है, आज जो हमें 10 रुपए में चीज मिलती है, वो आने वाले कमिंग 1 to 2 years में वो हमें नहीं मिलेगा, राइट. उसके लिए हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा. सॉरी. अकाउंटिंग however presumes that the value of money remains stable. अकाउंटिंग क्या मानता है कि ये स्टेबल है, मनी इज नॉट, वैल्यू ऑफ मनी इज नॉट चेंजिंग. Unless price level changes are considered, accounting information will not show the correct financial result. तो जो इसके फेवर में जो स्कॉलर्स हैं वो क्या क्या कहते हैं कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन तब तक आपको एक्चुअल एक रियल पिक्चर जो है शो नहीं करेगी बिजनेस की, जब तक आप प्राइस लेवल जो चेंजेस हैं उनको आप कंसिडर नहीं करते हो, राइट. तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ अकाउंटिंग. होप इट्स क्लियर. तो let's move towards point number 4. Right. So accounting ignores the qualitative elements. तो अकाउंटिंग क्या है, हमने देखा था कि हमारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, हमारे एम्प्लॉयज का कैलिबर बहुत अच्छा है, वो बहुत अच्छे से काम करते हैं, इसीलिए कंपनी अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर पाती है. बट उन चीजों को, सपोज हमने मैनेजर मैनेजर को अपॉइंट किया, हो सकता है स्ट्राइक हो गई, हो सकता है हमने मैनेजमेंट को जो कोई डायरेक्टर है, कोई एम्प्लॉय है वो रिजाइन करके चला गया और आपको बहुत वो नुकसान हो रहा है. बट ऐसी चीजों को जो अकाउंटिंग है
वो इग्नोर करके चलती है, वो रिकॉर्ड नहीं करती है। शुरू में ही हमने देखा था कि हम कौन से ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। हम जो है अपनी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, अदर देन जो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हो सकता है कि उसका काफी इफेक्ट आए हमारे बिजनेस पे, बट क्योंकि एक हम क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ही लेके चलते हैं अकाउंटिंग में, तो ये एक ड्रॉबैक बन जाता है अकाउंटिंग का कि वो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करती है, राइट। So accounting is confined to monetary matters only. Therefore, qualitative elements like the skill of management and staff, industrial relations आपके कैसे हैं, and public relations are ignored. तो आपका जो पब्लिक के साथ कंपनी का रिलेशंस है या अदर इंडस्ट्रीज के साथ जो कंपनी के रिलेशंस है वो बहुत मैटर करते हैं, राइट। उससे आपके बिजनेस को बहुत इम्पैक्ट वो चीजें डालती हैं। ठीक है कि अच्छे हैं तो अच्छा इम्पैक्ट डालेंगी, अगर आपके रिश्ते खराब हैं तो वो खराब भी इम्पैक्ट डालेंगी आपके बिजनेस में। बट वो चीजें जो है अकाउंटिंग इग्नोर करती है, राइट। तो ये एक ड्रॉबैक बन जाता है अकाउंटिंग का कि अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, राइट। तो होप इट्स ऑल्सो क्लियर। Now we have point number 5. This is the last point of this session. तो अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। अकाउंटिंग विंडो ड्रेसिंग क्या होता है कि जब हम मैनिपुलेशन करते हैं, अकाउंट्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं गलत तरीके से, कि हमारा प्रॉफिट शायद बहुत हायर आ रहा है बट हम उनको जीएसटी डिपार्टमेंट को कम दिखाना चाहते हैं, तो हमने डिप्रिसिएशन हो सकता है बड़ा एनहेंस करके लगा दिया, हमने पीडीडी बड़े इंक्रीज करके दिखा दिए ताकि हमारा प्रॉफिट जो है एक्चुअल में बुक्स में कम दिखे, राइट। तो जो मैन्युपुलेशन है वो होती है अकाउंट्स के साथ, छेड़छाड़ होती है, जिसके कारण हमें एक करेक्ट, एक रियल पिक्चर बिजनेस की कई बार नहीं मिल पाती, राइट। So accounting may lead to window dressing. The term window dressing means the manipulation of accounts in a way to conceal the vital effects. Conceal the vital effects means कि हम जो पब्लिक को या जीएसटी डिपार्टमेंट को या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हमें देने जरूरी है वो हम कई बार कंसील करके चलते हैं, हम हाइड करके चलते हैं। And present the financial statements to show a better position than what it is. तो कई बार हम बेटर पोजीशन भी दिखाते हैं पब्लिक के सामने अपना इम्पैक्ट डालने के लिए कि आओ हमारे शेयर जो है वो परचेज करो, हमारा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। बट कई बार वो सिचुएशन नहीं होती, राइट। तो इन दिस सिचुएशन द इनकम स्टेटमेंट फेल्स टू प्रोवाइड अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट और लॉस। तो इनकम स्टेटमेंट हमारी फिर कैसे गलत दिखाएगी ना, प्रॉफिट लॉस जो भी आ रहा है बिजनेस का। And balance sheet also fails to provide an accurate financial position of the business, financial position of the business। तो बैलेंस शीट भी हमें, अगर हमने डिप्रिसिएशन कम लगा दिया, ज्यादा लगा दिया, पीडीडी का इफेक्ट भी आता है बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट भी गलत पिक्चर शो करेगी। तो अल्टीमेटली क्या है, हमें जो बिजनेस की एक रियल पिक्चर मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती, राइट। तो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हमने किया फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग एंड ड्रॉबैक्स ऑफ अकाउंटिंग। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई नीड योर सपोर्ट एंड काइंडली सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है, राइट। सो मीटिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।